हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोस पर। और बैंकिंग अवेयरनेस मई मंथ का पार्ट 2 लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। इससे पहले पार्ट 1 जो है वो आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। और पार्ट 1 पार्ट 2 कंबाइंड एक टेलीग्राम पर क्विज आप लोगों के लिए अपलोड किया जाएगा। दोनों पार्ट को देखने के बाद आप उस क्विज को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। बहुत ही बेहतरीन नोटिफिकेशन जो हैं वो अब आप लोगों को वहां पर मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के सेशन की। लेकिन उससे पहले आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, कोई फीडबैक हो, आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लीजिए। वहां पर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ में ही दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को क्विज अवेलेबल हो जाएगा, तो जल्दी से आप लोगों को वो क्विज अटेम्प्ट कर लेना है। तो आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। आज मैं आप लोगों को कुछ जो है वो बताने वाला हूं मेडिटेशन के बारे में। पढ़ाई आप लोग स्टडी करते हैं, लेकिन स्टडी करने के लिए आपका दिमाग जो है वो कंसंट्रेट होना चाहिए, फोकस होना चाहिए ऑन स्टडीज। तो आप लोगों को मेडिटेशन जो है वो आपको जरूर करना चाहिए। इससे होगा क्या? सबसे पहली बात कि आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट पर आपका फोकस रहेगा। कम टाइम में आप ज्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे और उसका आउटपुट भी दे पाएंगे। तो मेडिटेशन एक जो है वो योग क्रिया है, आप इसको जरूर आजमाइए। पूरा खेल जो है वो आपके कंसंट्रेशन का है। स्वामी विवेकानंद जी को याद कीजिए कि उन्होंने एक बात कही थी कि पूरा का पूरा खेल, इस पूरे जीव जगत के अंदर जो पूरा खेल है वो केवल और केवल कंसंट्रेशन का है। कि आप किसी काम को, किसी बात को, किसी भी अदर एक्टिविटी को कितना कंसंट्रेट होकर करते हैं, और उसी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है आपका आउटपुट। यदि मान लीजिए कि आपका आउटपुट खराब आता है तो आप उसको सीधा रिलेट कीजिए कि मैंने उस काम को कितना कंसंट्रेट होकर किया था जिसका रिजल्ट मुझे आज मिला है। तो इसीलिए मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए आप लोग, और लाइफ के अंदर सेटिस्फैक्शन जो है इससे आपका बढ़ जाएगा। एंजाइटी कम होगी, स्ट्रेस जो है वो काफी हद तक कम होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के इस सेशन की बहुत ही बेहतरीन बैंकिंग न्यूज के साथ में। देखिए, रिसेंटली आरबीआई ने इंपोज की है पेनल्टी ऑफ 10 करोड़ ऑन एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के ऊपर 10 करोड़ रुपए की पेनल्टी अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत, जिसका सेक्शन है सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 एंड सेक्शन 8 के तहत जो है ये पेनल्टी इंपोज की गई है। क्यों की गई है? लोन देने के अंदर, ऑटो लोन देने के अंदर इरेगुलरिटीज जो है वो पाई गई हैं एचडीएफसी बैंक के अंदर, और इसी कारण आरबीआई ने इंपोज की है पेनल्टी। देखिए, बैंकों का बैंक, सेंट्रल बैंक जो है वो आरबीआई को कहा जाता है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। यंग हिल्टन कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। लेकिन ध्यान रखना कि आरबीआई जिसके द्वारा रेगुलेट होता है वो एक्ट 1934 के अंदर बनाया गया था। तो बैंक्स ऑफ बैंक जो है वो आरबीआई को कहा जाता है। और आरबीआई ने रिसेंटली एचडीएफसी के पोर्टफोलियो के अंदर ये पाया कि वहां पर ऑटो लोन जो है इसके अंदर इरेगुलरिटीज है। इसके लिए ही 10 करोड़ रुपीस जो है वो रिसेंटली यहां पर पेनल्टी इंपोज की गई है। आगे देखिए, आप लोग केवाईसी कराते हैं, नो योर कस्टमर, लेकिन आपको उसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है, बैंक जाना पड़ता है, और बैंक जाकर सारी जितने भी फॉर्मेलिटीज हैं वो कंप्लीट करनी होती है। लेकिन ये पूरा काम जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, या हम लोग कहें कि जो वीडियो कॉलिंग होती है उसके थ्रू हो जाए तो कैसा रहेगा? तो हाइपर वर्ज जो है इसके साथ में एसबीआई ने पार्टनरशिप की है ताकि जितनी भी केवाईसी है इसको वीडियो के थ्रू क्या किया जाए, कंप्लीट किया जाए। क्योंकि कोविड 19 की जैसी सिचुएशंस थी, लोग बैंक जो थे वो कम से कम पहुंच पा रहे थे। ऐसी यदि मान लीजिए कि और भी सिचुएशन सामने आती है तो उस कंडीशन के अंदर ये केवाईसी जो है वो वीडियो के थ्रू हो सके, इसीलिए एसबीआई ने पार्टनर किया है हाइपर वर्ज के साथ में। बड़े हम लोग आगे, नेक्स्ट देखिए, आईडीबीआई लॉन्च ए फुली डिजिटलाइज्ड लोन प्रोसेसिंग सिस्टम फॉर इट्स एमएसएमई एंड एग्री प्रोडक्ट्स। आईडीबीआई ने रिसेंटली डिजिटलाइज्ड लोन जो है इसको मार्केट में उतार दिया है एमएसएमईज और एग्री प्रोडक्ट्स के लिए। क्योंकि जब भी आप लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो फॉर्म के अंदर एग्जीक्यूटिव आपके घर पे आते हैं, आप एग्जीक्यूटिव के पास जाते हैं, बैंक के पास जाते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं। लेकिन ये पूरा सिस्टम डिजिटलाइज हो जाए
तो ये प्रोसेस बहुत इजी हो जाएगा। इसीलिए आईडीबीआई बैंक ने रिसेंटली डिजिटलाइज लोन जो है वो एमएसएमई सेक्टर और एग्री प्रोडक्ट्स जो है इनके लिए लोन किया है। क्योंकि एमएसएमई जो सेक्टर है, यदि इसको हम लोग बूस्ट करेंगे तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर ये एक तरीके से बैकबोन की तरह शामिल होगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इंडिया जो है वो एक ऐसा कंट्री है, डाइवर्सिफाइड कंट्री है, जहां पर एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहा जाता है। डिपेंडेंसी ज्यादा है लेकिन वहां से आउटपुट कम है। 18% पॉपुलेशन, सॉरी 18% जीडीपी जो है उसके ऊपर 52% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड करती है। तो ऑलरेडी प्रेशर है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। इसलिए मैन्युफैक्चर जो सेक्टर है उसको बूस्ट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए एमएसएमई जो है उसको लोन दिया जाएगा। और सीधा एग्री प्रोडक्ट जो है, यानी किसान जो है वो ज्यादा जीडीपी के अंदर पार्टिसिपेशन कर पाए, इसीलिए जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए भी क्या दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा। और ये पूरा प्रोसेस जो है वो डिजिटलाइज किया गया है। पहले क्वेश्चन के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। Which state and union territory has become the first state in the country to restore the old pension scheme in order to provide assured इनकम टू रिटायर्ड एम्प्लॉइज? भाई रिटायर्ड एम्प्लॉइज जो है उनके बल्ले बल्ले हो गई है कि बोला अब जो है वापस से हमको पेंशन मिलेगी, है ना। और जो अभी वर्तमान के अंदर यानी कि रिटायर्ड पर्सन का जो पहले से पे आउट चला आ रहा था वो तो उनको मिलेगा, लेकिन अभी जो ऑलरेडी वर्किंग के अंदर हैं उनको अब ये जो है इसका लाभ मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है कि उनके लिए पेंशन स्कीम जो है वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने रिसेंटली वापस से अब स्टार्ट कर दी है। हम लोग बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर 2004 में पेंशन स्कीम जो था उसको क्लोज किया गया था, लेकिन अब 2022 के बजट में इसको वापस से अनाउंस कर दिया गया। तो छत्तीसगढ़ के बाद में राजस्थान ऐसा स्टेट बन गया जिसने रिस्टोर कर दिया है किसको, पेंशन स्कीम को। तो जितने भी रिटायरमेंट कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य ने राष्ट्रीय पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में वापस जाने के लिए राजपत्र अधिसूचना यानी कि गजट के अंदर 1 अप्रैल 2022 को जो है वो नोटिफिकेशन जारी करके उसको इफेक्ट के अंदर लाए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की हम लोग बात करेंगे कि 2022-23 के बजट के अंदर राजस्थान ने रिसेंटली इसको क्या कर दिया है, वापस से रीस्टोर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मिनिस्ट्री हैज साइंड ए नॉन फाइनेंशियल एमओयू विद अमेजन फॉर ऑनलाइन मार्केटिंग? किसके लिए? सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्ट्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी रूरल एरियाज हैं वहां पर महिलाओं के द्वारा कई सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो बनाए जाते हैं ताकि फाइनेंशियल हेल्प जो है वो उनको मिल सके। लेकिन इनको ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इसके साथ में क्या किया गया है, एमओयू साइन किया गया है। तो अमेजन का एक प्लेटफॉर्म है, सहेली प्लेटफॉर्म, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्ट्स हैं, उनके हैंडीक्राफ्ट, उनके हाथ से निर्मित जो प्रोडक्ट्स हैं इनको सेल आउट करने के लिए एक क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इसके साथ में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एमओयू साइन किया है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय और अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने कृषि भवन नई दिल्ली में एक गैर वित्तीय यानी कि नॉन फाइनेंशियल जो है एमओयू साइन किया है। इससे अब होगा क्या कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको अपने हाथ से निर्मित हैंडीक्राफ्टेड जो आइटम्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको मार्केट के अंदर ऑनलाइन सेल करने में काफी मदद मिलने वाली है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि ये सहेली जो प्लेटफॉर्म है ये किस ऑनलाइन मार्केटिंग का है? तो अमेजन का आप लोग जरूर याद रखना। अमेजन को एस्टैब्लिश किया गया था 1994 के अंदर। प्रेसिडेंट हैं एंड सीईओ हैं एंडी जैसी। हेडक्वार्टर्स कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी के अंदर है, यूनाइटेड स्टेट्स में। वॉशिंगटन के अंदर हम लोग डीसी और लगाते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ डीसी, है ना। चलिए, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में, देखिए हिंदी भाषा जो है इसको बढ़ावा देना जरूरी है। मंदारिन लैंग्वेज चाइना की है जो कि काफी ग्रो कर रही है। बहुत सारे लोग जो है उसको बोलते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। इंग्लिश के बाद बोली जाने वाली सेकंड नंबर की लैंग्वेज है मंदारिन, जो कि चाइना के अंदर बोली जाती है। लेकिन हिंदी का कहीं पे नामो निशान नहीं है। बहुत कम कंट्री जो है वो इसको बोलते हैं। जैसे आप लोग देखिए मॉरिशस जो है, वहां पर आप देखिए हिंदी जो है वो बोली जाती है। तो हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ने एक अभियान जो है, प्रोजेक्ट वो चलाया है, हिंदी @UN प्रोजेक्ट। और इसको प्रमोट करने के लिए रिसेंटली कितना जो है वो फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी यूएन के द्वारा, तो इसमें है
कितना हेल्प की जाएगी? तो 8 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो इसके अंदर हेल्प की जाएगी। भारत ने यूनाइटेड नेशंस में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र को 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है इसका योगदान दिया है। तो आप यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में जान लीजिए कि इसको फाउंड किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर्स है इसके न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस, जो कि वापस से रीअपॉइंट कर दिए गए हैं। कहां के हैं ये? पुर्तगाल के हैं, याद रखना, पुर्तगीज हैं, है ना, पुर्तगाल के हैं और वापस से रीअपॉइंट। और पुर्तगाल के पहले जो है ये पीएम भी रह चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, according to World Bank report on migration and development, which country has topped the foreign remittance receipts list by receiving USD 89 बिलियन? भाई भारत जो है इसका टैलेंट पूरे विश्व के अंदर है, इसलिए भारत के अंदर रेमिटेंस जो है वो भी बड़ा जबरदस्त आता है। तो भारत के जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इसके साथ में जो भी आर्टिस्ट हैं, बाहर काम करते हैं, वो भारत के अंदर क्या करते हैं? रेमिटेंस जो है वो भर भर के बेचते हैं। ठीक है, तो पूरे विश्व के अंदर भारत जो है वो इसमें फर्स्ट पोजीशन पर है और भारत के अंदर 89 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है इसका रेमिटेंस आया है। अमेरिकी और चाइना 2021 में 53 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो प्राप्त कर रहा है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो उसको फाउंड किया गया था जुलाई 1944 के अंदर। हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी में। प्रेसिडेंट है कौन? डेविड रॉबर्ट जो है वो इसके क्या है? प्रेसिडेंट हैं। तो वर्ल्ड बैंक के ये जो प्रेसिडेंट हैं वो कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। चलिए, मॉर्गन स्टैनले एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसके द्वारा ये बताया गया है कि इंडिया की ग्रोथ रेट जो है वो कितनी रहने वाली है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 7.6। 7.6 ये जो है इतनी ग्रोथ रेट रहने वाली है, लेकिन इससे पहले इन्होंने 7.9 बताया था। भाई घटाकर बोल दिया है कि कम हो जाएगी। अब कम क्यों हो जाएगी? अब ये तो इनके कारण जो है, पीछे इन्होंने कई कारण भी दिए हैं मॉर्गन स्टैनली ने, वो कारण भी जो है अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले इन्होंने प्रोजेक्टाइल जो ग्रोथ रेट है उसको ज्यादा बताया था, फिर इसको कम कर दिया। तो 7.9 से कितना कर दिया है? 7.6 कर दिया है। ठीक है, तो भारत के अंदर जो कीमतें हैं वो क्या है? सिर चढ़कर बोल रही हैं। बहुत ज्यादा कीमतें प्रोडक्ट्स की बढ़ रही हैं। जो हम लोग डोमेस्टिक यूज में प्रोडक्ट्स काम में लेते हैं, आज देखिए सिलेंडर जो है उस पर सब्सिडी एंड कर दी गई है, खत्म कर दी गई है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके दाम जो है वो बढ़ रहे हैं और इस कारणों की वजह से 7.6 जो है वो मॉर्गन स्टैनली ने बताया है। लेकिन और भी हैं, आरबीआई ने 7.2 बताया है, वर्ल्ड बैंक ने 8%, आईसीआई इकरा ने जो है वो 7.2 बताया है, एडीबी ने 8%, ओईसीडी ने 8.1%, आईएमएफ ने 8.2% जो है ये प्रोजेक्टाइल ग्रोथ रेट बताई है। तो ये जरूर आप लोग याद करना। आप लोग को एक पेपर जरूर याद होगा यूपीएससी का एक पेपर लगा था ईपीएफओ का। उस ईपीएफओ के पेपर के अंदर दो क्वेश्चंस कुछ ऐसे पूछे गए थे जहां पर ये ग्रोथ रेट काम में आ सकती थी, मतलब पुरानी वाली काम में आ सकती थी, ये तो रिसेंटली है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज एक्वायर्ड टेबल रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म डाइन आउट फॉर एन अनडिस्क्लोज अमाउंट? तो अमाउंट जो है वो इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है और एमओयू साइन कर लिया है, मतलब अधिग्रहण जो कर लिया है वो किसके साथ में कर लिया है? स्विगी के साथ में। तो एक अज्ञात राशि के साथ, मैंने कि टेबल रिजर्वेशन जो है वो कर लिया है, प्लेटफॉर्म डाइन आउट का अधिग्रहण कर लिया है किसने? स्विगी ने जो है वो कर लिया है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ने के अंदर थोड़ा इधर उधर हुआ है, लेकिन स्विगी ने जो है वो डाइन आउट का क्या कर लिया है? अनडिस्क्लोज अमाउंट के साथ में एक जो है अधिग्रहण इसका कर लिया है, एक्वायर्ड कर लिया है। तो खाद्य वितरण कंपनी आपको पता है स्विगी, और इसने लगभग 200 मिलियन डॉलर के साथ में सौदा किया है, ऐसा बताया जा रहा है एक रिपोर्ट्स के मुताबिक। स्विगी की यदि हम लोग बात करें तो फाउंड किया गया था जुलाई 2014 के अंदर और हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में। फाउंडर्स हैं श्रीशा मैत्री, नंदन रेड्डी, राहुल जैमिनी, ये जो हैं इसके फाउंडर्स हैं। सीईओ है श्री हर्ष मजेठी, है ना, ये जो हैं वो क्या हैं? श्री हर्ष मजेठी जो हैं वो क्या हैं? इसके सीईओ हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने जमा पर ब्याज दर से संबंधित कुछ मापदंडों का पालन न करने के लिए कोरियाई बैंक है केईबी हाना बैंक, इस पर जुर्माना लगा दिया है। कितना जुर्माना लगाया गया है? 59 लाख रुपीस का, यानी कि हम लोग कहेंगे कि इतना जुर्माना जो है वो लगाया गया है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 59 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जो भी डिपॉजिट हो रहा था उसका इररेगुलरिटीज इसके अंदर हो रही थी, उसको प्रॉपर जो है वो मेंटेन नहीं किया जा रहा था। तो केईबी हाना बैंक जो है वो कोरियाई बैंक है, इस पर ये
जो है इम्पोज किया गया है। फाउंड किया गया था इसको 1967 के अंदर, ठीक है, लेकिन 2015 में इसका मर्जर हुआ विथ हाना बैंक, ठीक है। पहले जो था वो कोरियन एक्सचेंज बैंक था और 2015 में इसका मर्ज हुआ हाना बैंक के साथ में। हेडक्वार्टर्स है सियोल साउथ कोरिया में। प्रेसिडेंट एंड सीईओ है पार्क संग हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार ने एक वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर में कितने रुपए या उससे अधिक की जमा या निकासी के लिए या बैंक के साथ चालू खाता या नगद क्रेडिट कार्ड जो खाता खोलने के लिए पैन जो है उसको अनिवार्य कर दिया है, या फिर आधार कार्ड जो है वो लगाना पड़ेगा। तो 20 लाख से ज्यादा जो है यदि इससे डिपॉजिट होता है, विड्रॉ होता है, तो उस पर अब जो है वो क्या लगेगा, पैन कार्ड जो है, पर्सनल अकाउंट नंबर, वो आपको वहां पर देना पड़ेगा। तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 20 लाख से ज्यादा यदि यहां पर होता है तो क्या किया जाएगा, रिसेंटली उसका पैन नंबर लगाया जाएगा। और सीबीडीटी जो है रिसेंटली उसने नोटिफिकेशन जारी किया है कि इनकम टैक्स का एक रूल है 2022, उसके तहत ये किया जाएगा। यहां पर आप लोग को ध्यान में रखने वाली बात यह है कि 20 लाख रुपीस एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और फाइनेंशियल ईयर जो है वो आपकी कब से स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल से जो है वो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और कब तक चलता है, 30 मार्च तक चलता है। लेकिन यदि आपको कभी एग्रीकल्चर ईयर के बारे में पूछा जाए, एग्रीकल्चर यदि ईयर के बारे में पूछा जाए, तो क्या आप लोग बता सकते हैं? यस, बता सकते हैं। कितना है? 1 जुलाई से ये शुरू होता है भाई, 1 जुलाई से शुरू होता है और कब तक चलता है, 30 जून तक चलता है ना। तो 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून तक जो है वो एग्रीकल्चर ईयर काउंट किया जाता है। चलिए, इसकी चेयरमैन आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखनी है, संगीता सिंह जो है वो क्या है, इसकी चेयरपर्सन है सीबीडीटी की, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। नेक्स्ट देखिए, स्पाइस जेट ने सबसे आकर्षक सह ब्रांडेड क्रेडिट, ठीक है, कार्ड लॉन्च किया है। किस बैंक के साथ में ये आपको बताना है। 2 प्रकार के जो है उपलब्ध होंगे 2 वेरिएंट्स के अंदर। पहला है स्पाइस जेट वॉइस और वॉइस ब्लैक, ये जो है 2 वेरिएंट के अंदर अवेलेबल होंगे। तो रिसेंटली स्पाइस जेट ने किस बैंक के साथ में जो है वो पार्टनरशिप की है, तो ये हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक जो है वो बहुत आगे बढ़ रहा है भाई, बढ़ती का नाम जिंदगी, ये इसकी टैगलाइन है। तो एक्सिस बैंक के साथ में रिसेंटली पार्टनरशिप की गई है ताकि स्पाइस जेट जो है वो क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर सके। और क्रेडिट कार्ड 2 टाइप्स के हैं उनके अंदर, एक तो कौन सा है, स्पाइस जेट वॉइस और वॉइस ब्लैक, ठीक है। स्पाइस जेट क्या करती है, एक आपको पता है एयरलाइन कंपनी है, इसने रिसेंटली क्या कर दिया है, अब 2 क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिए हैं। एक्सिस बैंक यदि हम लोग बात करें, फाउंड किया गया था 3 दिसंबर 1993 को, 1993 को। हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, एमडी सीईओ है अमिताभ चौधरी। टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। चेयरपर्सन है कौन, श्री राकेश मखीजा जो हैं वो इसके चेयरपर्सन हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को याद रखनी चाहिए। आगे देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड सेवरल रेस्ट्रिक्शन ऑन विच कोऑपरेटिव बैंक ऑफ कोल्हापुर। तो रिसेंटली महाराष्ट्र के अंदर एक बैंक है ना, उसका जो है वो एक कॉर्पोरेटिव बैंक है जिसका नाम है क्या है, शंकरराव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक जो है, इसके ऊपर क्या है, इम्पोज की गई है। तो आप लोगों को रेस्ट्रिक्शन जो है इम्पोज की गई है इस कॉर्पोरेटिव बैंक के ऊपर, ये ध्यान रखना है। और महाराष्ट्र बैंक के अंडर में ये आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल जो भी जितना भी मैनेजमेंट है वो पूरा का पूरा बिगड़ गया, पूरी फाइनेंशियल जितनी भी सिस्टम था वो पूरा का पूरा खराब हो गया। इसलिए आरबीआई ने क्या किया कि इसके ऊपर इम्पोज रेस्ट्रिक्शन जो है वो इम्पोज कर दिया। तो आरबीआई ने शंकर राव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक जो है इसके ऊपर यह रेस्ट्रिक्शन इम्पोज की है, क्योंकि ऋणदाता की बिगड़ी हुई वित्तीय स्थिति, जो भी ऋण दिया गया है इनके द्वारा, लोन दिया गया है, उसका कोई भी इन्होंने मैनेज नहीं किया, इसलिए ये जो है प्रतिबंध लगाए गए हैं। प्रतिबंध 13 मई 2022 को कारोबार की समाप्ति से 6 महीने के लिए प्रभावी होंगे और समीक्षा के अधीन हैं। आरबीआई ने बैंकिंग जो अधिनियम है 1949 की धारा है, सेक्शन है 35, और इसके तहत जो है वो क्या किया है, ये सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं। नेक्स्ट देखिए, अडानी समूह, भाई ये जो है बहुत ग्रो कर रहे हैं। रिसेंटली आपको पता भी होगा कि एक टाइम के अंदर ये पूरे एशिया में नंबर 1 पर आ गए थे, है ना। तो मुकेश अंबानी और इनके बीच जो है वो टक्कर, कांटे का टक्कर जो है वो चलती रहती है। अडानी ग्रुप ने कितने करोड़ डॉलर में अंबुजा सीमेंट और एसीसी को खरीद लिया है? हमारा यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा हमारे पास में 10.5 बिलियन डॉलर्स के अंदर रिसेंटली अंबुजा सीमेंट एसीसी को खरीद लिया है। वे अडानी समूह जो है वो धीरे धीरे बहुत पावरफुल हो रहा है।
और आपको पता होगा कि कई सारे एयरपोर्ट जो है वो भी अडानी ने अभी जो है इनको एक्वायर किया है। तो अडानी समूह जो गौतम अडानी का है, इन्होंने स्विस बहुराष्ट्रीय कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है अंबुजा सीमेंट, और उसके साथ में एसीसी को भी क्या कर लिया है, $10.5 बिलियन के अंदर इसका अधिग्रहण कर लिया है। अंबुजा सीमेंट और एसीसी को रिसेंटली यहां पर एक्वायर जो है वो किसने कर लिया है, अडानी ग्रुप ने कर लिया है, और भारत का अब तक का सबसे बड़ा जो है ये अधिग्रहण माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असम राइफल्स बहुत अच्छा काम कर रही है भाई। इन्होंने क्या किया है, नागालैंड के अंदर जितने भी यूथ हैं अब उनको एजुकेशन देना वो उन्होंने शुरू कर दिया है ताकि इनका भविष्य जो है वो सुरक्षित रह सके। और इसके लिए इन्होंने किस बैंक के साथ में रिसेंटली एमओयू साइन किया है, तो एक्सिस बैंक के साथ में एक त्रिपक्षीय, 3 पक्ष हैं उनके साथ में क्या कर लिया है, ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिया है। असम राइफल और इसके साथ में नागालैंड की गवर्नमेंट है, और फिर मतलब यहां पर आप लोग देख सकते हैं बैंक हो गया, असम राइफल्स हो गई, और राष्ट्रीय अखंडता और शैक्षिक विकास संगठन, ये जो है 3 चीज हो गए। इनके साथ में ये जो है एमओयू साइन किया गया है ताकि वहां के जितने भी यूथ हैं उनको एजुकेशन देके उनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर किया जा सके। तो आप लोग देख सकते हैं नागालैंड के युवाओं का बेहतर भविष्य सुरक्षित करने के लिए उत्कृष्टता और कल्याण केंद्र स्थापित करने के लिए एक्सिस बैंक और राष्ट्रीय अखंडता और शैक्षिक विकास संगठन के साथ में एक समझौता जो है उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत होगा क्या कि जो भी इकोनॉमिकली वीकर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको क्या किया जाएगा, 30 बच्चों का चयन किया जाएगा नागालैंड से, और उनको मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए तैयार करने के लिए मुफ्त आवासीय कोचिंग जो है वो प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, भारती एयरटेल ने किसे 5 साल के लिए अपना मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ वापस से अपॉइंट कर दिया है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गोपाल विट्टल जो है इनको री अपॉइंट किया गया है, इनको वापस से अपॉइंट कर दिया गया है। तो भारती एयरटेल ने गोपाल विट्टल को 31 जनवरी 2028 को समाप्त होने वाले 5 साल की अवधि के लिए प्रबंध निदेशक और सीईओ जो है वो अपॉइंट कर दिया है। भारतीय एयरटेल को फाउंड किया गया था 1995 में, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली इंडिया में, चेयरमैन है सुनील भारती, एमडी एंड सीईओ है गोपाल विट्ठल। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं, क्या इनका नाम है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास में सितिकांता पटनायक जो है वो रिसेंटली कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं। इसके साथ में ही राजीव रंजन जो है ये भी अपॉइंट हुए हैं। तो वैसे तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सितिकांता पटनायक और राजीव रंजन जो है वो दोनों के दोनों जो है वो अपॉइंट किए गए हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। राजीव रंजन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है इस डिपार्टमेंट की देखरेख करेंगे, जबकि पटनायक जो हैं वो क्या करेंगे, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग की देखरेख करने वाले हैं। तो ओवरसीज डिपार्टमेंट जो है इसकी क्या करने वाले हैं, वो देखरेख करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। इसको आप लोग जरूर इंपॉर्टेंट लगाइएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पहली बार भारत के अंदर ऐसा देखा जा रहा है कि जो डेंटल इंश्योरेंस है वो किया जाएगा किसके द्वारा, पीएनबी मेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने भारत की पहली दंत स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो शुरू कर दी है। भारत के अंदर पहली बार ऐसा होने जा रहा है। तो पीएनबी मेट लाइफ ने 340 से ज्यादा जितने भी डेंटल क्लिनिक हैं उनके साथ में रिसेंटली ये टाइप किया है कि यदि आपका दांत खराब होता है, कोई उसका इलाज होता है, ठीक है, उखाड़ के फेंक दिया जाता है, तो भी फिर आपको क्या दिया जाएगा, उसका इंश्योरेंस जो है वो दिया जाएगा। जो भी इसमें खर्च आएगा वो पीएनबी मेट लाइफ जो है वो क्या करेगी, उसका भुगतान करेगी। ठीक है, चलिए, तो चेयरमैन जो है वो कौन है, किशोर पन्ना वैलू जो है वो इसके चेयरमैन है। पीएनबी मेट लाइफ के हेडक्वार्टर्स कहां पर है, मुंबई के अंदर। एमडी सीईओ है आशीष कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट देखिए, नेम ऑफ द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ बीएससी लिमिटेड। तो बीएससी जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, इसके जो है वो चेयरमैन कौन बनाए गए हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष शरतन मुंद्रा जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने रिसेंटली जस्टिस विक्रमजीत सैन जो है इनका स्थान लिया है। मुंद्रा को जनवरी 2018 में बीएससी में जनहित निदेशक के रूप में जो है वो अपॉइंट किया गया था, पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर के रूप में, और अब जो है इनको एज ए चेयरपर्सन जो है चेयरमैन वो अपॉइंट कर दिया गया है। ठीक है, तो अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है बीएससी, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, पहले इसका नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था।
इस कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर और वर्तमान के अंदर पब्लिक डायरेक्टर हैं बीएससी सुभाष शौरतन मुंद्रा जो है, इनकी अपॉइंटमेंट को मंजूरी दे दी गई है। बीएससी लिमिटेड जो है इसको फाउंड किया गया था 1875 में, बहुत पुरानी है, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, हेडक्वार्टर्स है मुंबई में और एमडी सीईओ कौन है, आशीष कुमार चौहान है। नेक्स्ट देखिए, S&P ग्लोबल रेटिंग हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। तो ये जो है वो कितना जो है इसमें प्रोजेक्ट किया गया है, तो 7.3 जो है इतना S&P ग्लोबल के द्वारा क्या किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को और भी बताई हैं रेट्स, वो भी आप लोगों को याद रखनी है। तो पहले जो है वो 7.8 बताई गई थी S&P के द्वारा, अब उसको घटाकर 7.3 जो है वो कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? एक तो इसके अंदर इन्फ्लेशन जो है वो इसके अंदर एक फैक्टर है, और दूसरा रूस और यूक्रेन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है लगभग 110 दिन के आसपास हो चुके हैं, तो ये जो है इसके कारण 7.3 जो है ये प्रोजेक्टाइल किया गया है। इकरा की मैंने आप लोग को बताई थी 7.2, वर्ल्ड बैंक की 8%, आईएमएफ की 8.2, एडीबी की 8%, आरबीआई की है 7.2, ओईसीडी की कितनी है 8.1। तो सारी रेट जो है वो आप लोग एक बार जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इंडिया हैज ओवरटेक विच कंट्री टू बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट ऑटोमोटिव मार्केट। तो रिसेंटली जर्मनी को जो है वो पछाड़ दिया है कार सेलिंग के अंदर, और भारत जो है वो इसमें फर्स्ट पोजीशन पर आ चुका है। मतलब फर्स्ट मतलब जर्मनी को पीछे छोड़कर फोर्थ पर आ चुका है। इससे पहले चाइना है, अमेरिका है, जापान है, ठीक है, और फिर इंडिया का नंबर आता है। तो यहां पर देखिए आप लोग, भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोटिव बाजार जो है मार्केट वो बन चुका है, क्योंकि भारत ने 2021 के अंदर वाहन जो थे वो जर्मनी से ज्यादा सेल किए थे, और उसके अंदर 26% का जो है वो अंतर भी देखा गया था। तो सबसे अधिक वाहन चीन ने बेचे, ठीक है, सबसे ज्यादा चीन ने, फिर अमेरिका ने, और फिर जापान ने, और उसके बाद जो है वो किसका नंबर आता है, इंडिया का नंबर आता है। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है कौन, फ्रैंक वॉल्टर जो है वो यहाँ के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट देखिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI बेस्ड इन्फ्लेशन इन इंडिया हैज राइजन टू अप्रैल 2022। 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 15.08। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है इसकी ये कितना है परसेंटेज, 15.08 जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये इन्फ्लेशन इसके अंदर काउंट किया गया है। देखिए भारत के अंदर जब भी इन्फ्लेशन को डिसाइड किया जाता है तो इसमें WPI और CPI अब दोनों को इस्तेमाल किया जाने लगा है। पहले केवल WPI को इस्तेमाल करते थे, अब जो है वो CPI को भी इस्तेमाल किया जाता है टू काउंट इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर याद रखना। पर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जो बेसिक प्रोडक्ट हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं, टोटल लगभग 576 हैं, इनको क्या किया जाता है कि फाइनेंशियल ईयर जो है यानी कि बेस ईयर जो है उसके साथ में कंपेयर करके देखा जाता है कि उन 576 प्रोडक्ट की कीमत जो है वो पहले से कितना बड़ी है। तो यहां पर 15.08 जो है ये क्या है, WPI इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़कर हो चुकी है। भारत में थोक मुद्रास्फीति अप्रैल में 3 दशक के उच्चतर स्तर पर जो है वो पहुंच चुकी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, रुचि सोया ने रिसेंटली पतंजलि आयुर्वेद खाद्य जो बिजनेस है इसको क्या कर लिया है, फूड बिजनेस को एक्वायर कर लिया है। कितने करोड़ रुपए के अंदर, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 690 करोड़ रुपीस के अंदर जो है इसको एक्वायर कर लिया है। तो रुचि सोया ने पतंजलि आयुर्वेद फूड बिजनेस जो है इसको क्या कर लिया है, एक्वायर कर लिया है। नियामक अनुमति के बाद रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नाम बदलकर पतंजलि फूड्स लिमिटेड जो है वो कर दिया जाएगा। घी, शहद, मसाले, जूस और गेहूं अधिग्रहण खाद्य उद्योग जो है इसके क्या है, 21 उत्पादों में से एक है। रुचि सोया जो है इसके हेडक्वार्टर्स है मध्य प्रदेश में, सीईओ है संजीव अस्थाना और फाउंडर है दिनेश सहारा। 21 नंबर क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और एनडीबी के लिए नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एनडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक जो है इसका आयोजन हुआ है। आप लोग को बताना है कि एनडीबी के अध्यक्ष कौन है। तो एनडीबी के अध्यक्ष जो है वो कौन है, मार्कोस प्राडो जो है वो क्या है, प्राडो, वो अभी इसके अध्यक्ष हैं, एनडीबी के अध्यक्ष है, ये तो आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो निर्मला सीतारमन ने एनडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक की रिसेंटली जो है वो अध्यक्षता की है। और जो कोरोना महामारी चल रही थी इसके कारण जितने भी देश थे उनको काफी ज्यादा लोन की जरूरत पड़ी, और इसके अंदर अब जो है वो अब मीटिंग की अध्यक्षता निर्मला सीतारमन के द्वारा की गई है, ठीक है। यहां पर देखिए एनडीबी जो है इसको फाउंड किया गया था 15 जुलाई 2014 को,
ब्राजील के अंदर। इसके हेडक्वार्टर्स है शंघाई चाइना में, और प्रेसिडेंट कौन है? मार्कोस प्राडो जो है वो इसके क्या है? प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट देखिए, इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड होल टाइम डायरेक्टर जो है इंडिगो के, वो कौन बनाए गए हैं? तो इंडिगो जो है वो काफी सस्ती जो है वो एयरलाइंस है, बहुत अच्छा जो है ये सर्विसेज देती है। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। पीटर एल्बर जो है वो इसके रिसेंटली क्या बन गए हैं? सीईओ बन गए हैं, और होल टाइम जो है वो डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं इंडिगो के। तो पीटर एल्बर्स को मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कम लागत वाली वाहक इंडिगो के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति इस साल 1 अक्टूबर से प्रभावी होने की उम्मीद है। इंडिगो के सीईओ रोनो जॉय दत्ता 30 सितंबर 2022 को क्या होने जा रहे हैं? सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। इंडिगो की स्थापना 2006 के अंदर की गई थी, हेडक्वार्टर्स है गुरुग्राम के अंदर। नेक्स्ट देखिए, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इन्फोसिस? 23 का करेक्ट आंसर हमारे पास में हो जाएगा डी। क्या? शलील पारेख जो है वो अपॉइंट किए गए हैं। गोपाल विट्टल जो है वो भारतीय एयरटेल के सीईओ है। सुभाष शौर्तन मुंद्रा जो है वो बीएसई के चेयरमैन बनाए गए हैं, यही भी अपॉइंटमेंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के सीईओ अपॉइंट किए गए हैं नवनीत मुनोत। तो ये जो है अदर अपॉइंटमेंट्स भी आप लोग को याद रखनी है। तो आईटी की प्रमुख कंपनी है इन्फोसिस। सलील एस पारेख जो है वो कंपनी के सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। 1 जुलाई 2022 से 5 साल की अवधि के लिए इनका जो है वो कार्यकाल रहने वाला है। इन्फोसिस के हेडक्वार्टर्स कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर जो है वो इनके हेडक्वार्टर्स है। नेक्स्ट देखिए, ब्रिक्स देशों का बहुपक्षीय मल्टीलैटरल बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है विल ओपन इट्स फर्स्ट रीजनल ऑफिस इन इंडिया इन विच स्टेट? तो गुजरात जो गिफ्ट सिटी है, यहां पर एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो अपना रीजनल ऑफिस बनाने वाला है, और कहीं पर भी नहीं है। भारत के अंदर एनडीबी का एक रीजनल ऑफिस जो है वो बनने जा रहा है। तो एनडीबी गिफ्ट सिटी के अंदर ये खोलेगा, और एनडीबी के मौजूदा रीजनल जो ऑफिसेज हैं वो भारत के अंदर अब खुलने वाले हैं। इसका अफ्रीका क्षेत्रीय केंद्र 2017 में जोहान्सबर्ग में खोला गया था, मतलब जोहान्सबर्ग के अंदर भी रीजनल ऑफिस है। साओ पोलो के अंदर है, 2019 के अंदर ओपन किया गया। मॉस्को के अंदर ओपन किया गया था। ब्राजील के अंदर ओपन किया गया था, और अब जो है गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर ओपन किया गया है। एनडीबी की स्थापना ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की गई, और बाद में बांग्लादेश, यूएई, मिस्र मतलब इजिप्ट और उरुग्वे जो है वो भी इसके अंदर शामिल हो चुके हैं। एनडीबी को फाउंड किया गया था 15 जुलाई 2014 को ब्राजील के अंदर। हेडक्वार्टर्स कहां पर है? शंघाई चाइना में। प्रेसिडेंट है मार्कोस प्राडो। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र को कितने रुपए के लाभांश के भुगतान को मंजूरी दी है? तो यहां पर 30,307 करोड़ रुपए जो है आरबीआई ने जो भी लाभांश कमाया है उसको गवर्नमेंट के साथ में जो है वो शेयर किया जाएगा। आरबीआई के बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र को 30,307 करोड़ रुपए के लाभांश के भुगतान को मंजूरी दी है। 2022 के बजट में सरकार ने अनुमान लगाया था कि उसे फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए आरबीआई और राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों से लाभांश के रूप में 73,948 करोड़ जो है वो प्राप्त होंगे, और उसमें से जो है ये डिविडेंड जो है वो क्या किया जाएगा? शेयर किया जाएगा। सेशन कैसा लगा आप लोगों को मुझे जरूर बताइएगा, और बैंकिंग अवेयरनेस जो है वो आप लोगों के लिए आता रहेगा। इससे पहले पार्ट 1 जो है वो अपलोड किया जा चुका है, आप लोग उसको जरूर देखना। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, फीडबैक हो, वहां पर मुझे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। टोटल आपके जो पार्ट 1 और पार्ट 2 के क्वेश्चंस हैं उनका क्विज जो है वो अपलोड किया जाएगा। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को, वहां पर आप लोगों के लिए क्या किए जाएंगे? क्विज जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। स्टडी क्लोज, ये जो है हमारी टैगलाइन है, नॉलेज इज पावर। तो आप लोगों को नॉलेज लेते रहना है। सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बैंकिंग अवेयरनेस के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।